हेलो एवरीवन, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो प्रश्नों की संख्या है वो लगातार हर साल रिपीट करती है। 2 से 3 प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं और अगर आप 4 से 5 वर्षों के प्रश्न लगा लिए पिछले वर्षों के, तो आप आसानी से बिहार बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 70% प्रश्न बिहार बोर्ड में पिछले 5 से 6 सालों के अंदर जो आए होते हैं उसी तरह के उसी कंसेप्ट पे आते हैं। तो इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल सेशन शुरू किया, जिसमें हम सबसे पहले आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे और आने वाले समय में हम बाकी सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बिहार बोर्ड में हम बहुत ही बेहतरीन अंक पा सकते हैं, कैसी तैयारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज हम आपको सब कुछ बताएंगे। जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सामाजिक विज्ञान के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं राशिद सर के द्वारा आपको बताया जा रहा है, और आज इस स्पेशल सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें आज हम वर्ष 2014 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्न हैं। उन सभी 20 प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो पीपीटी है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप आसानी से ये पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको जो भी प्रश्न है इनको बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आखिर तक जरूर देखें। इस कड़ी में आज हम पहला प्रश्न देखेंगे भौतिकी का। तो हम ये जो ट्रेंड है, जो 20 प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ, इसमें 7 से 6 प्रश्न रहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, यानी कि जो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है, लगभग 6 से 7 प्रश्न हर वर्ष आने ही हैं। तो जो पहला प्रश्न है फिलहाल देखते हैं उसको, जिसमें दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इसका आंसर देने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया होती है, क्या प्रिंसिपल होता है किसी भी पदार्थ के छड़ का उपयोग करने के लिए। ठीक, तो इसमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं हम लोग, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत होती है। तो जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आसानी से चुंबकित हो जाएगा। तो ये दिए हुए ऑप्शन में से जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो है नरम लोहा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न संख्या है, इसमें दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको समझना है तो आप आसानी से देखते होंगे अपने घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, आप देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट की किया जाता है। ठीक, उपयोग किया जाता है, यही आपूर्ति होती है। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये सबसे सही आंसर है, इसका उपयुक्त जवाब यही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। वैसे ही अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है यह है। दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताने हैं। तो ये जो आंख की संरचना होती है, आप जब उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कर्निया, रेटिना, पुतली, ये सब उसी की संरचना में ही आती है, आइरिस। तो जो रेटिना होती है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल पटल बोलते हैं, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दृष्टि पटल। ठीक, तो यहीं पे बनता है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा रेटिना, ऑप्शन सेकंड। वैसे ही जो अगला प्रश्न संख्या है 4, वो है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब यही मीटर में दे देगा ऑप्शन में, तो आपको समझना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप फिर इसको आसानी से कर लेंगे। तो यही इसमें जो दिया हुआ है 200, 250, शून्य, अनंत, तो ये सब गलत है। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसको बताने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। ठीक, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो जीवाश्म यानी कि जीवों के अंश होते हैं इसमें, तो जो मृत पदार्थ होते हैं पेड़ पौधे के मृदा के भीतर दबे रहने से जो उत्पन्न ईंधन होती है, जो बहुत वर्षों बाद उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उष्मा से मिलेगी। और उष्मा कहाँ से मिलेगी? जो जो किरणें होती हैं सूर्य की, वहीं से मिलेंगी। तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा सबसे सही उत्तर। ठीक, वैसे ही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, हम लोग इसको बोलते ही हैं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण नाम से ही इसको याद रहता है हमें। तो ये फैराडे ने किया था इसका आविष्कार, इसलिए उनके नाम पड़ गया फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
अगला प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। वैसे ही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, यह है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ठीक, तो दिए हुए ऑप्शन में से बताना है। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट को हम समझते हैं, जो हम लोग शब्द और उसके विलोम शब्द ये कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में, वैसे ही यहाँ पे भी हमें यही कंसेप्ट लगाना है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लिए तो ऐसे प्रश्न आपसे कभी गलत ही नहीं होंगे। आप चाहेंगे भी इसको गलत करना तो नहीं कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये जो है इसको समझने के लिए, जैसे देखिए, दूर का विलोम क्या होता है? निकट। ठीक, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष होगी उसमें क्या होगा? निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, और जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक, तो वही है हाइपर मायोपिया, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष बोला जाता है। व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख तो सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो वही हुआ, दूर दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष में यही दिक्कत आ गई। ठीक, तो यही इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, समीकरण जो दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे रसायन के प्रश्न शुरू हो गए। CaCO3 उष्मा, ठीक, और यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जाके आगे टूट रहा है, तो वही क्या हुआ है? वियोजन हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे उष्मा का प्रयोग किया जा रहा है, तो वियोजन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उष्मा का प्रयोग किया जा रहा है तो थर्मल, ठीक, थर्मल डिसोसिएशन हो जाएगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से ये सब दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक, उष्मीय वियोजन हो जाएगा, लेकिन तो बस एक वियोजन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोजन, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें क्या होता है? विघटित हो रहे हैं यानी कि टूट रहे हैं, तो टूटेंगे तो क्या होगा? एनर्जी, ऊर्जा का क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक, बाहर आएगी ऊर्जा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी बोलते हैं। एक में ऊर्जा ऑब्जर्व होती है, अवशोषित होती है, दूसरे में बाहर आती है। तो यहाँ पे विघटित हो रही है, बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे उष्माक्षेपी। तो इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? अभी हमने 9वां प्रश्न किया। हाँ, प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, तो यहाँ पे आपको विजातीय ढूंढना है कि कौन सबसे अलग है। तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के अवशेष हैं। ठीक, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिक हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपको पता ही है इसका फॉर्मूला। ठीक, तो CuSO4.12H2, तो ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है। तो ये सबसे अलग हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसका उत्तर देने से पहले समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, एसिड बेस के कंसेप्ट को। तो जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि यहाँ पे वाटर का जो पीएच होता है। ठीक, और इसके आगे आप बढ़ेंगे तो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि 7 से आगे 8, 10 यानी कि 14 तक आप जाएंगे तो क्षारीय, और 7 से कम यानी कि 1, 2, 3, 4 ये आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक, तो क्षारीय और अम्लीय ये हो गए। तो यहाँ पे आपको क्षारक विलयन का बताना है, तो 7 से ज़्यादा वाले पे होगा, और एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी कि 13 पीएच होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए, अधातु केमिस्ट्री जो है, रसायन शास्त्र है, ये अपवादों से भरा हुआ विषय है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? ये अपवाद वाले प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब जो अपवाद है उसको तो आपको ऐसे ही याद रखना है। जितने भी अधातु होते हैं वो द्रव, सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन को जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत आसान है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सोल्डर कहते हैं। ठीक, सोल्डरिंग किया जाता है। ठीक, पहला उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ये भी बहुत आसान है, आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 आबंध हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ये जो इकोलॉजी में श्रेणियाँ बनाई गई हैं कि कौन की कैसे अपना भोजन माध्यम कहाँ से पाता है, भोजन का कैसे के कहाँ से पाता है, तो जो स्वपोषी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। तो बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं
फूल पत्ते नील हरित शैवाल सब तो स्वपोषी हैं, एक जंगली जानवर ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा, ये बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली जानवर। वैसे ही अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि आती है। तो जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें से स्वपोषी हमें पता है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक, जो मृत जीवी होते हैं वो कवक में पोषण की विधि यही पाई जाती है। मृत जीवी यानी कि जो सड़े गले पदार्थ हैं, मृत हैं, उनसे ये अपना भोजन या पोषण अपना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 16 का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 जो प्रश्न संख्या है उसमें दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ये भी बहुत आसान है, ईस्ट होगा, बाकी सब में तो अलग अलग विधियां हैं प्रजनन की, तो ईस्ट में ही मुकुलन होता है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। डायलिसिस में क्या होता है, साफ सफाई, वहाँ पे जो भी कचरा उचड़ा है उसको साफ होता है वहाँ पे। ठीक, तो नेफ्रॉन का ये काम है, और यही क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर पहला। अब पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आपको समझना है। ठीक, तो जो लैंगिक जनन होता है वो होता है किसके द्वारा, फलों द्वारा, फूलों द्वारा। ठीक, फूल में ही उसके जो लैंगिक जनन के जो अंग होते हैं तो उसी में होते हैं, तो फूल से ही वो अपना परागकण जो भी होते हैं उसी के माध्यम से अपना लैंगिक जनन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सेकंड। और आखिरी प्रश्न है वर्ष 2014 का, वो यह है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैविक प्रक्रम पहले हम समझते हैं क्या होता है। जैविक प्रक्रम में कोई केमिकल रासायनिक फर्टिलाइजर वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे सब हरे भरे पेड़ पौधे इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की विधि है उसी को जैविक प्रक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब तो रसायन ही है, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतल, एक सूखे घास पत्ते ही हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो बाकी ये जो 2014 का विज्ञान के जो भी प्रश्न थे वो हमने आज डिस्कस कर लिया। आने वाले समय में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बिहार बोर्ड से संबंधित वो हम लगातार आपके साथ सामने लेकर आएंगे और आपको उससे रूबरू कराएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।